एक आया, दीदी मेरे प्लीज़ क्वेश्चन का रिप्लाई करो, मैंने एपिसोड 44 में कमेंट किया था। तो बहन देखो, मैं एपिसोड 44 तक तो अभी पहुंच ही नहीं पाई हूँ, जब पहुंचूंगी तभी कहूँगी। इन्होंने लिखा है कमेंट बड़ा था, टाइप करने में टाइम लगता है, तो आप कर देती तो इस टाइम पढ़ लिया जाता। चलिए अगला, दी मुझे एक बेटा और एक बेटी है। मेरी जेठानी के 3 बेटी हैं और ननंद के भी 3 बेटी हैं। मैंने दिल से उन्हें अपनी बेटी माना। 8 साल से सारे त्यौहार खुद बुलाकर बेटियों से करवाती हूँ। बट एक बार मैं लेट हो गई फ़ोन करने में, और जब मैंने फ़ोन किया तो जेठानी ने फ़ोन पिक नहीं किया। सारा ब्लेम मुझ पर रखा गया कि लड़के की माँ झुकती है, रिश्ता तुम्ही को निभाना है। मेरी जेठानी का फ़र्ज़ नहीं है, सारी प्रायोरिटी मेरी है। बहुत दुख होता है कि दी सबके लिए अच्छा किया, बट मेरे बेटे के लिए बहुत गलत बोला मेरी नंद ने। समझ नहीं आ रहा दी। जेठानी ने सास ससुर को घर से भी निकाल दिया। बीमारी में उनकी सेवा मैंने की, बट फिर भी एक तोल में तोल देते हैं। प्लीज़ सजेस्ट दी, मैं क्या करूं? क्या रिश्ता एक साइड से चलता है? लड़के की माँ हो तो त्योहारों की सारी ड्यूटी होती है क्या, जिसमें कि जेठानी ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया? देखो इसमें ना क्या होता है, रक्षाबंधन, भाई दूज, ये जितने भी त्योहार होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एक फीलिंग सी बना दी गई है कि बहन जो है वो जा रही है पैर उठा के भाई को। भाई मतलब गिविंग हैंड पे है उस त्योहार वाले दिन, और बहन टेकिंग हैंड पे है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो अगर मेरा सगा बेटा नहीं है, मेरी देवरानी का बेटा है, और मैं उससे राखी भैया दूज करवा रही हूँ, ठीक, तो अगर वो किसी दिन थोड़ी भी लेट हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं ये आता है कि यार कहीं मतलब हटाना तो नहीं चाह रही इस रिश्ते से। क्योंकि आप ध्यान दे के देखो, अगर मेरा किसी बहन के साथ राखी भैया दूज का रिश्ता है, तो कल को उसके भात हैं, साल भर के त्योहार हैं, 10 चीज़ें होती हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग भाई कि हम उसका वो सब कुछ करें। तो कई जगह ऐसा होता है कि शुरू में रिश्तेदारी बना लेते हैं, राखी भैया दूज करवा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बहनें बड़ी होती हैं, लेने देने का टाइम आता है, तो वो भाई जो हैं कज़िन, वो पीछे हटने लगते हैं। उनके माँ बाप पीछे हटने लगते हैं बिकॉज ऑफ खर्चा, कि सगी बेटी थोड़ी है जो इतना करें। तो कहीं ना कहीं वो बेटी वाली जो माँ है, उसके दिमाग में वो एक इन्फीरियरिटी कहना चाहिए वो रहेगी कि भाई मेरी बेटी है, कहीं मना ना कर दे, वो वाली चीज़ आ रही है। तो इसलिए कहते हैं कि बेटे वाली जो माँ है उसका फ़र्ज़ है कि भाई वो बुलाए। आप जरा सी लेट हो गई ना, तो वहाँ पे मैसेज यही जाता है, डर। ये मैसेज नहीं है, ये कहना चाहिए डर है कि कहीं त्योहार छुटाना तो नहीं चाह रही। तो ये उनकी थोड़ी सी एक हीन भावना कहना चाहिए वो है। अब आपको मतलब वही है, ये मानना पड़ेगा कि आप एक उस पे हैं, गिविंग हैंड पे हैं, तो आप ही खुद बुलाएंगी तो उनको अच्छा लगेगा आने में। आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगी तो उनको यही लगेगा कि शायद भाई अब हम मतलब बोझ बन गए हैं, वो वाली चीज़ आ जाती है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सचेत रहना ही पड़ेगा। अब इस बार जो हो गया सो हो गया, फ़ोन नहीं उठा रही, आप घर जाके मिल लो। इतने सालों से सब सही चल रहा है, अब चलते रहो, क्योंकि परिवार जब तक चलता रहे, कजिन से एक दूसरे के साथ रहें, अच्छा लगेगा। तो कोई बात नहीं, अभी 1 साल हुआ है ना, लेकिन आप मतलब घर जाके मिल लो, बातें ठीक हो जाएंगी। और आगे के लिए अपना ध्यान रखना कि भाई फ़ोन में अलार्म लगाओ, कुछ लगाओ, कि टाइम से कर दो। और साथ में जब मिलोगी तो उनसे कह भी देना कि दीदी आपका ही बेटा है, हक से आओ। मैं नहीं भी आऊँगी, बहनों का भाई है, मैं नहीं भी बुलाऊँ ना, आप आना। मैं कुछ कहूँ तब मेरे को बोलना कि हाँ भाई आपको मेरे से कभी लगा ऐसा कुछ कि आप ज़बरदस्ती कर रही हो या कुछ कर रही हो, इस तरीके से बात करना। तो उनको एक भरोसा होगा कि हाँ ये अपने बेटे का टीका वगैरह मन से करा रही है, ऐसे डील करो। अब ये देखो, एक इंटरेस्टिंग सा है कि मेरे इन लॉज बच्चों को सत्संग ले जाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी कलेश ना हो तो मैं जाने देती हूँ। अभी मैं अकेले रहती हूँ किराए पर, सास ससुर अपने घर में रहते हैं, हस्बैंड कहीं और जॉब करते हैं। बात ये हुई कि संडे मॉर्निंग मेरा बेटा 1 साल का वॉमिटिंग किया, और जब वो 10 बजे सो गया, ससुर आए दोनों बच्चों को ले जाने के लिए। मैंने बोला बाबू ने उल्टी की है, तबीयत ठीक नहीं लग रही, मत ले जाओ, फिर भी ले गए। मेरा मूड अपसेट हो गया। मैंने हस्बैंड को बताया तो वो सास को कॉल करके बोले कि मम्मी मत ले जाया करो, उसको अच्छा नहीं लगता। फिर वो उनको सुनाने लगी कि अपनी बीवी का पक्ष लेता है, तुम लोग नहीं जाते सत्संग में, इसीलिए दुखी रहते हो, हमेशा दुखी रहोगे। और भी बहुत कुछ बोली होंगी। हबी ने नहीं बताया, और बोले कि बद्दुआ दे रही थी जैसे हमेशा देती हैं। और गुस्से में बोली ले जा इन लोगों को यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगी उनके पास अब। और रो रो कर दिखाने लगी। मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, बट हस्बैंड बोल रहे रो रो के मम्मी बीमार ना हो जाए। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, उनको हमेशा का यही होता है। वो मंडे को नहीं आई, आज ट्यूसडे भी नहीं आई। हस्बैंड बार बार पूछ रहे हैं, सास नहीं आएंगी तो ससुर भी नहीं आएंगे, तो क्या वो अपनी बीवी का पक्ष नहीं ले रहे?
इन सब बातों से मेरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, कितनी भी कोशिश करूँ शांत रहने की, नहीं हो पाती। घूम फिर के गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है, मैं उन पर चिल्ला देती हूँ, बाद में बैड फील होता है। प्लीज़ 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 मुझे कोई अच्छा सा रिप्लाई दो। तो देखो, जब बच्चे की तबीयत ख़राब थी, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अब उतनी बात को भी अगर आप हर बार ले जा रहे हो, तो ये आपके सास-ससुर को समझ जाना चाहिए कि भई एक संडे है। समझदार होते तो अच्छा, उल्टी हुई है बाबू को, चल आज इसे रहने दे, खुद ही कहते। लेकिन अगर वो नहीं दिखा रहे इतनी समझदारी, नहीं आई संडे, मंडे, ट्यूसडे, लेट इट बी। हस्बैंड आपसे पूछ रहे हैं क्या, तो कह दो कि भाई बात जो हो गई, अब मैं बुलाने थोड़ी जाऊंगी। इतना ही तो बोला था कि इसे आज मत ले जाओ, बात खत्म हुई। तो अपने आप आ जाएंगी। बाकी अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि आप माफ़ी मांगे, ये वो, तो आपने जब कोई गलती करी ही नहीं, तो आप क्या माफ़ी मांगोगे? क्या कह के उन्हें मनाओगे कि मुझसे गलती हो गई, उल्टी में बच्चा था, मेरे को भेज देना चाहिए था। और कितने साल का है? 1 साल का बच्चा है। वो सत्संग में अगर एक संडे उसने मिस कर दिया तो क्या ही हो जाएगा। तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। पहली चीज़, आपकी सास ओवर रिएक्ट कर रही हैं। दूसरी चीज़, तीसरी बात, आपके हस्बैंड ने ये बोला कि उसको अच्छा नहीं लगता, उसे मत ले जाया करो। उन्हें ये बोलना चाहिए था कि भाई आज उसको उल्टी हुई है, इसलिए वो मना कर रही है, मम्मी आज उसे मत ले जाओ, अगले संडे ले जाना। तो ये बात ही ना होती। समझ रहे हो? वो बात कहने में भी वहाँ गड़बड़ हो गई। तो अब इसे अगर सॉर्ट करना है, कुछ करना है, तो वो आपके हस्बैंड करेंगे। आपके हाथ की ना तो बात है, ना आपके पास बात करने के लिए कुछ है। नेक्स्ट, दीदी मेरे हस्बैंड भाभी के साथ बहुत बातें करते हैं, उनकी बहुत सुनते हैं, उनके साथ बहुत हंसते बोलते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं बोलते ना कोई। शशिकांत, तो मैंने इनको बहुत बार बोला है कि उनके, शायद यहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कि उनके हस्बैंड तो मेरे साथ बोलते नहीं है, तो आप उनके साथ हंस बोल कर बातें करते हैं, उनके साथ उनकी बातें सुनते हैं। वहाँ जो 2 हैं वह मेरे देवर हैं, उनकी शादी मुझसे पहले हुई है, लेकिन मुझसे बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, लेते हैं। उन्होंने मुझे अच्छे से कभी भाभी कहकर भी नहीं बुलाया। रिसेंटली उनके घर आए थे तो किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम के लिए, तो मुझे उनसे, उनकी पत्नियों से ऐसे ही हंसकर बोलकर बातें कर रहे थे, लेकिन वह मेरे साथ नहीं बात करते। तो मैंने बहुत बार समझाया तो ये सुनते नहीं हैं। ठीक है जी। अब देखो, मुझे तो पर्सनली यार पसंद नहीं है। मतलब क्या बोलूँ इसमें, मतलब एक यहाँ तो आपके देवर हैं, एक सेम क्वेश्चन कुछ दिन पहले आया था कि वो छोटी बहू थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो देवर हैं और भाभी से बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इवन उस वीडियो का टाइटल भी था कि पति पत्नी के रिश्ते पर भारी पड़ता दूसरा रिश्ता, वो इसी बारे में था। तो आपके आने से पहले आपके पति का और उनकी भाभी का एक बॉन्ड है ना? ज़रूरी नहीं है वो गलत हो, एक हेल्दी सा बॉन्ड होता है देवर भाभी का, वो उनका है। अब उनके पतियों का, जो आपके देवर हैं, और अब आप आई हैं, आपका वो नहीं बन पा रहा। अब वो आपसे बात नहीं करते, कर लेते अच्छा होता, लेकिन अब नहीं कर रहे, तो आपका ये रवैया अब नहीं होगा कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। आप क्यों मोहताज हो कि कोई आपसे बात करे? सिंपल। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, उसमें आप छोटे बच्चों की तरह ये भी नहीं करोगे, जैसे वो ये कॉलेज वाली भी नहीं कहना चाहिए, स्कूल की होती है कि मेरी पक्की दोस्त है, ओए उससे मेरी, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, तू भी नहीं करेगा। नहीं कर रहा, नहीं कर रहे उनके पति आपसे बात। अब आपके पति उनसे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके पति उनसे बात कर रहे हैं तब आप रहो वहीं। ये नहीं है कि आप मुंह बना के अलग बैठ जाओ, आप वहीं खड़े रहो। आपसे बात नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, आप अपने पति के साथ रहो। थोड़े टाइम बाद उनको खुद लगने लगेगा, चाहे वो बंधन ही लगे, लेकिन आके बैठेंगे आपके साथ, या फिर उनको खुद लगेगा कि यार ये यहाँ पर खड़ी हुई है इतनी देर से, इससे कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो आपको जो संभालना है रिश्ता, वो अपने और अपने पति का बनाना है, बहुत मजबूत। किसी भी और रिश्ते से ज़्यादा मजबूत आप दोनों का रिश्ता, कि वो किसी और के बिना रह जाए, आपके बिना ना रह पाएँ। आपको अभी अपने काम जो करना है वो अपने पति के रिश्ते पे करना है। आपके देवर आपसे बात करें, ठीक, नहीं करें, बहुत ठीक। उस चीज़ में जाना ही नहीं है कि क्यों किसी का पति मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं क्यों परेशान होंगी। मेरा पति किसी से बात कर रहा है, कर ले, लेकिन मुझसे भी कर, मेरे सामने कर। मुझे छोड़ के दूसरी से बात कर रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। आप वहीं खड़ी रहो, भले वो आपसे बात ना करें, दोनों लोग आपस में लगे हुए हो देवर भाभी बात करने में, वहीं खड़ी रहो, हिलो मत वहाँ से। सुनो पूरी उनकी बात
कि नहीं मैं तो यहीं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, कह भी दो घुमा फिरा के, अरे कोई बात नहीं, आप लोग मुझसे ही तो बात नहीं कर रहे, मुझे तो आपकी बातें सुनने में ही बहुत मज़ा आ रहा है, बस हिलो मत वहाँ से। दी यदि सब कुछ करने के बाद भी सास ताना मारे कि कुछ नहीं करती और चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाए, चरित्रहीन करे, क्या करें, और ननंद को बोले कि ये तो मेरा कुछ भी नहीं करती, जानबूझकर अलग हो जाए, सारा पैसा हस्बैंड दे, और बताती हैं कि मेरी बेटियां भिजवाती हैं पैसे, कपड़े खुद खरीद के लाती हैं, गांव में घूम घूम के दिखाती हैं कि मेरी बेटियां भेजी हैं, और ना होती तो मेरा क्या होता, जबकि खुद अपने यहाँ से सामान उन लोगों के पास भिजवाती हैं। मेरे ससुर नहीं हैं, इसलिए अपनों को बेचारी बताती हैं। मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं, बट वो थोड़ी सी बात पर शोर मचाती है कि मेरी बहू ऐसी है वैसी, सारे पड़ोसी हंसते हैं, और कुछ लोग को तो मैंने अपने कान से सुना कि पूरे गांव में आज तक ऐसी बहू नहीं आई, ऐसा कहते हुए। मेरी नंद भी सास की ही बात मानती है, जबकि वो जानते हैं मेरी माँ कितनी कलाकार है। ये सब तो बर्दाश्त हो भी जाता है, बट सास हमेशा घूरती है, मुझे देख के मुंह ऐसा बनाती है कि मैं क्या बताऊँ। समझाने पर भी नहीं समझेगी, क्योंकि थोड़ी सी बात पर चिल्लाने लगती है। मैं परेशान हो गई हूँ दी, मेरे मायके में कोई भी नहीं बचा होगा जिनको ये श्राप ही ना हो, सबको मरने का श्राप देती हैं, जबकि मेरे घर वाले उनको कुछ नहीं कहते। फिर भी एक आदत मेरी सास को इतनी बुरी है कि जब तक मेरे हस्बैंड घर नहीं आ जाते रात को तब तक घूमती है। मेरा टेट सी टेट दोनों क्लियर है, मैं बीटीसी की हूँ, 2018 के बाद वैकेंसी आई नहीं। मेरी सास ताने मारती है कि डीएम बनने चली थी, सारे पड़ोसियों से चिल्ला के बताते हैं नहीं बन पाए डीएम। सारे पड़ोसी हंसते हैं कि दी अपनी ननद से रिश्ता ठीक रखना चाहती हूँ, बट सास ने झूठ बोल के उन लोगों को भी भड़का दिया, शायद इसलिए कि मेरी बड़ी वाली ननद के पास कोई बेबी नहीं है, और मेरी सास सोचती है कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को दे दे। उनका मन है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी छोटी वाली ननद के बच्चे को दे। मुझे उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दोनों ननद से मेरा रिश्ता अच्छा रहे, ताकि मेरे यहाँ कोई प्रोग्राम कुछ हो तो मैं अपनी बहनों के साथ अपनी ननद को ही बुलाऊं, उतना ही सम्मान उनको दूं जितना कि अपनी बहन को। बट दी अब मेरी ननद मुझसे बात नहीं करती, अब वो आती है, मेरी दोनों ननद एक साथ रहती हैं दिल्ली में, दोनों अपनी सास के साथ नहीं रहती। बड़ी वाली के तो ससुराल में मेरी सास ने एकदम रिश्ता ख़त्म करवा दिया, ये बोल के कि तुम्हारे ससुराल वाले आएंगे तो तुमको कुछ करके तुम्हारी प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे। छोटी वाली की भी अपने सास से नहीं बनती, बट दोनों लोग मुझे ताने मारती हैं माँ की बातों में आके। दोनों कहती हैं कि माँ तुम हमारे पास आ जाया करो, वहाँ नहीं आऊँगी, जब तुम्हारी कदर नहीं तो मेरी क्या होगी। जब वो लोग आए हैं, मेरा सारा काम करती हैं, उन लोगों को कुछ नहीं करने देती, फिर भी वो लोग मुझे ही गलत समझते हैं। हस्बैंड भी अपनी माँ को कुछ नहीं कहते, इसलिए कि कोई ये ना बोले कि अपनी माँ को सता रहे हैं। रोज़ रोज़ का ताना, मुँह ऐंठना, बिड़ाना, चमकना, इन सब से मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा एक 7 साल का बेटा है, मैं क्या करूँ सबके सामने, और झूठे आंसू भी बहा लेती हैं, लोग सच मानते हैं। मेरी ननद को मैंने बताया और समझाया, फिर वो लोग हमें ही गलत कहती हैं। सास के कहने पर बिना देखे मेरी ननद मुझको चोरी भी लगाई, और मेडिसिन की है कि तुमने माँ की दवा चुरा ली ताकि वो ठीक ना हो। क्या क्या बताऊँ, मेरी सास बहुत कलाकार है, मैं परेशान हूँ दी, क्या करूँ। हस्बैंड भी कहते हैं कि रहना है तो माँ के पास रहो, वरना समाज वाले क्या कहेंगे कि माँ को अकेला छोड़ दिया। मेरी सास मुझे गाली भी देती हैं, हस्बैंड कहते हैं कि तुम बताओ मैं क्या करूं। अब तुम्हारे कहने से मैं उनको मारूं इस बात पे तो और गुस्सा आता है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुन लो, बस क्या करूँ दी, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्राइवेट जॉब हस्बैंड करने भी नहीं देंगे, दूसरे स्टेट में फॉर्म भी नहीं भरने देते, मैं लगता है कि पागल हो जाऊंगी। आपकी मेंटल कंडीशन का पता चल रहा है। कितना लंबा कमेंट है ये, इसे पढ़ के ही कि आप कितनी परेशान हैं। कुल मिला के जो मुझे समस्या इस पूरी कहानी में समझ में आई है वो ये है कि आपकी सास, जो आप बार बार कह रही हो कि कलाकार हैं, अब एक तो देखो ताने वाली बात इसमें भी आ गई, जो आप हैं नहीं। अगर आपकी सास कह भी रही है गाँव में बहुत कुछ, तो उससे आप वो बन नहीं जाओगी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये मान लो कि वो जो कह रही हैं वो झूठ कह रही हैं, तो फिर आपको क्यों इरिटेशन हो रही है, कहने दो झूठ। दूसरी चीज़, पड़ोसी हंस रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, क्या पड़ोसी ये नहीं देख रहे कि आप उनको 3 टाइम खाना बना के दे रही हो, घर का सारा काम कर रही हो। तीसरी बात, खुद सामान लाती हैं और बेटियों ने भिजवाया है ये कहती हैं, तो वो सामान कहाँ से ला रही हैं, मार्केट जा रही होंगी, लेके आ रही होंगी, पन्नियाँ आपको दिख रही होंगी, ठीक है ना। फ़ोन है, वीडियो बनाओ, नहीं तो वो छुपा के रख रही हैं पन्नियाँ। आप भी वो कर दो कि भैया ठीक है मम्मी कहाँ से लाई हो, जैसी वो मार्केट से आएँ उनके पीछे पीछे पहुँच जाओ चाय पानी लेके कि हाँ मम्मी क्या लाई हो, दिखाओ कुछ तो है, ठीक है ना। अब आपको सब साफ दिख रहा है। जब वो अपनी सहेलियों से पड़ोसी वाली बात करें, आप वहीं जाके बैठ जाओ, बेस्ट तरीका होता है ये। अगर आपकी कोई झूठी सच्ची लगा रहा है,
आपको पता है ये बंदी आई है या बंदा आया है और ये इससे हमारी उल्टी सीधी बातें लगाएगा और फिर ये सुन के चला जाएगा। इसके सामने हमारी असलियत लाने का हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है। उस टाइम पे बेस्ट तरीका होता है कि आप वहीं जाके बैठो, कर मेरे सामने क्या करेगी बात, किसी भी बहाने से। आधी बात तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। आप उनको मौका दे क्यों रहे हो गॉसिप करने का? पहली चीज़ कहें भी ना कि जा तू चली जाइए वो, कि नहीं मेरे को तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे बातें सुनना, मेरे सामने करो ना। या फिर खुद ही कह दो मम्मी वो सूट आप लाई थी ना, अरे, या खुद ही कह दो पड़ोसन से कि अरे मम्मी बड़ा बढ़िया सूट लाई हैं वहाँ से, इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी बढ़िया शॉपिंग करके लाती हैं। जब आप पहले ही खोल दोगी तो वो कहाँ से दिखाएंगी कि मेरी बेटी ने भिजवाया? ठीक है ना। तो और दूसरी चीज़ ये है, देखो ये भी मैं जो बता रही हूँ ना, ये एक्सट्रीम लेवल है। अगर आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, इन बातों से आपका दिमाग फट रहा है, तो जाना है इस चीज़ में, नहीं तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। वो पड़ोसियों में कह रही हैं कि मेरी लड़की भिजवाती हैं ये वो, सब पता होता है पड़ोसियों को, सब पता होता है। केवल उनका मन रखने के लिए वो हाँ हूँ कर देते हैं। आपको लग रहा है कि वो हंस रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअल में किसी को घंटा फ़र्क पड़ता है किसी के घर में क्या हो रहा है। उन्होंने इधर से सुना, मज़े लिए, ईर्ष्या बुराई ये वो सास बहुआ में ये चल रहा है, चले गए, 5 मिनट बाद उनको याद भी नहीं रहता। या फिर कब याद आएगा? अब वो जब वो अगली किसी मीटिंग में बैठेंगी, अरे तुझे पता है आज फलां की बहू मिली थी, फलां की सास मिली थी, ऐसे कह रही थी, तुझे पता है उनके घर में ये हो गया। उसने भी सुना, निंदा रस लिया, फिर वो भूल गई, वो अपने खाने बनाने में लग गई। किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज के टाइम में कि वो बैठ के ये सोचे कि हाँ भाई उस बूढ़ी औरत ने ये बोला था कि मेरी बहू तो मुझे खाना नहीं देती, तो उसको खाने के टाइम पे याद आ रहा होगा कि अरे उसकी बहू उसको खाना नहीं देती, ला मैं दिया हूँ। तो जो कहने वाला है वो तो बेवकूफ़ी कर ही रहा है। आप अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो बिल्कुल भी। रही बात इसकी वैकेंसी निकली नहीं निकली, तो देखो जब निकलेगी, आपकी सारी डिग्री तैयार हैं, सिर्फ नौकरी निकलने की देर है। जब आपके हस्बैंड कहते हैं ना कि बता मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं, तब आप सीधे कह सकती हो कि एटलीस्ट ये कर दो कि मुझे प्राइवेट नौकरी करने दो, ताकि मैं अपना काम निपटू के बाहर निकल जाऊँ। तो आप काफ़ी हद तक इन चीज़ों से दूर हो जाओगी। घर में रह रह के आपका दिमाग जो है वो गोल 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 लूप में फंस गया है और आप सोच समझ नहीं पा रही हो इस टाइम ज़्यादा कुछ। वरना जो इतने सालों से अपनी ऐसी सास को झेल रहा है वो अब भी झेल लेगा। आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गई हो, तो उसके लिए आप ये कर सकती हो कि फ़िलहाल जॉब पकड़ लो प्राइवेट, जब सरकारी के फॉर्म आएंगे तब वो भर देना। नेक्स्ट मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी कर रही हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, मतलब नेबर है 7 साल से, उनको साथ रहते हुए थोड़ा टाइम साथ रहती है, फिर बिना कुछ कहे बताए एकदम से पीछे हट जाती है। उसने ऐसा कई बार करा। मैं हर बार उससे पूछती हूँ क्या होया, अब आप पीछे क्यों हट गए, तो वो बताती है कि जे हुआ था इसलिए पीछे हट गए। फिर नॉर्मल हो जाती है। मुझे उसका समझ नहीं आता। पिछले साल एकदम से पीछे हो गई, फिर मैंने किया, उस बार मैं खुद भी पीछे हट गई, उससे पता चल गया। फिर मेरे पापा की डेथ हो गई तो फिर मेरे बीच घुस गई। मैंने मेंटली डिस्टर्ब थी तो मैं भी अच्छे से बुलाने लगी उसे। वो मेरी तो नॉर्मल बात का भी बुरा मान जाती है और खुद मुझे इतना कुछ कह देती है। मेरे पास एक बेटा है 10 साल का, तो मुझे बोली कि एक बच्चा हो जाए तेरे, अगर तेरे इस बेटी को कुछ हो गया तो क्या करेगी। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं फिर भी नॉर्मल रहती रही। हर बार मैंने झुक के बुलाया, अब वो फिर से एकदम पीछे हट गई। मैंने वजह पूछी तो बताया नहीं और थोड़ा झूठ भी बोलने लगी। मैं पूछती हूँ तो झूठ बोल देती है, पर इस बार मैंने एक बार पूछा कि हुआ क्या, तो उसने मुझे नहीं बताया, तो दोबारा मैंने नहीं पूछा क्या हुआ। जा नहीं, अब उसने मुझे दुख देने को मेरे 10 साल के बेटे को बुलाना बंद कर दिया। मेरा बेटा फील करता है कि मम्मा मुझे आंटी क्यों नहीं बुला रही, तो मुझे बहुत दुख हुआ। छोटा सा बच्चा है वो, कि मुझे दुख देने के लिए उसने मोहरा बना लिया। कहने का मतलब ये कि मुझसे बात भी करनी है, झूठ भी बोलना है, रिश्ता रखना भी है, तोड़ना भी है। समझ नहीं आता। मेरे बर्थडे वाले दिन भी मेरा मूड ख़राब कर दिया कुछ कह के, जबकि पता था कि इसका बर्थडे है। वो बहुत जेलस करती है, जब मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने ले जाते हैं तो इतने में ही चिढ़ जाती है। कोई मेरे पास खड़ा हो जाए तो एकदम से उससे बोलती है कि सदा दो ना दा ही आपस विच दूसरे को ऐसा बोलती हैं और मेरा जीना दूभर कर रखा है। रिप्लाई ज़रूर करना मैम प्लीज़। मैंने 1 महीने से उससे बात करना थोड़ा कम कर दिया है, मेरा मन पीछे हो गया है उससे। घड़ी की चौथाई में उससे दोस्ती तोड़ दो। वो दोस्त है ही नहीं। वो वही वाली दोस्त है जो कई बार रील्स में दिखाते हैं ना कि सामने हाँ हाँ हाँ, और एकदम वो अंदर अंदर आपसे चिढ़ती है। तो ऐसे बंदे के साथ आपने क्यों ही इतनी एनर्जी इतने टाइम से वेस्ट की, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एक बार हो 2 बार हो, आदमी को समझ में आ जाता है कि ये बंदा मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, लीव इट।
तोड़ दो उससे दोस्ती, अब की बार खुद भी आए ना तो ऐसे हाथ जोड़ लेना, ऐसे करना कि माता जाओ, मेरे पास नहीं है एनर्जी तुम्हें देने के लिए, कर लो बुराई जाके जहाँ करनी है, मेरा हो गया बस। बहुत लोग हैं दुनिया में बात करने के लिए। चलो जी, अगला, हेलो दी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन लो। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, 4 साल की बेटी है, घर वालों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वो भी हेल्प नहीं कर पाते इतनी, सास इतना काम करवाती है कि पूछो मत। पहले आपके सजेशन से मैंने अपना काम निपटा करके गेट बंद करके पढ़ना शुरू किया तो हर जगह बात फैल गई, वो तो अलग अलग बनाते हैं खाना, मेरी सास ने हर जगह बात फैला दी। कोई नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ करूं, लेकिन मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करनी है, मेरा कोई भाई नहीं है। हमेशा से ये चाहती थी कि मैं अपने भाई की कमी पूरी करूं अपने माँ बाप के लिए, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। फिर भी मैं अब बहुत कोशिश कर रही हूँ, मुझे सेकंड बेबी भी करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा पहले स्टडी पर फोकस करूँ या क्या करूँ। इनफ टाइम मिल नहीं पाता पढ़ने का, गुस्सा आता है, रोती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, सब पीछे हटाने के लिए खड़े हैं, समझ नहीं आता क्या करूँ, कैसे करूँ। प्लीज़ आंसर मी, प्लीज़ प्लीज़। जब आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं मेरे हिसाब से यहाँ पे कि आपके लिए ये काम करना ज़रूरी है, अपने पेपर की तैयारी करना ज़रूरी है, और कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं है, तो आपको स्ट्रांग बने रहना पड़ेगा। ये लड़ाई आपको अकेले लड़नी है, ये तैयारी रखनी पड़ेगी। रही बात इसकी कि टाइम जो नहीं मिल पा रहा, अपने काम को शॉर्टकट पे रखो, घर को सर्वाइवल मोड पे रखो, जो कह रहे हैं कहने दो। जिस दिन आप परीक्षा पास करके सफल होकर निकलोगी उस दिन ये बातें कोई मायने नहीं रखेंगी, लेकिन इन बातों के चलते आपने ये गोल्डन टाइम अपनी तैयारी का निकल जाने दिया, तो ये बात आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी कि जब आप कर सकती थी तब आप किन सिली बातों के चक्कर में लगी रहीं और अपना वो सुनहरा समय आपने वेस्ट कर दिया। पढ़ते रहो, जैसे पढ़ रहे हो जी लगा के पढ़ो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं इस लेवल तक, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं कर सकती हूँ। तो अगर आप कर सकती हो तो करो, आप उन चुनिंदा लोगों में से हो। ये सब चीज़ें आगे जाके 5 साल बाद आपको यही लगेगा कि कितनी स्टूपिड थी ये सब बातें, और मैं इनके ऊपर इतनी एनर्जी वेस्ट कर रही थी। होने दो जो हो रहा है, आपकी प्रायोरिटी इस टाइम अपनी पढ़ाई है, उसी को रखो। नेक्स्ट, हेलो दी, यू आर इंस्पायरिंग लॉट्स ऑफ women एंड शेपिंग देयर लाइफ इन न्यू वे, वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू, थैंक यू। प्रीति दी, मेरा एक ही बेटा है, वो क्लास 4th में है, नेक्स्ट ईयर 5th में जाएगा। मेरे हस्बैंड साइंटिस्ट है और मैं प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। मेरे हस्बैंड बच्चे के स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, मैं ही उसको देखती हूँ। मेरे बच्चे की नॉलेज बहुत है बट उसकी मेमोरी भी बहुत है, पर प्रॉब्लम यह है वो लिखना नहीं चाहता स्कूल में, और जब बच्चे लिखते हैं तो वो नहीं लिखता, फिर मुझे उसको घर आके कंप्लीट कराना पड़ता है। वो भी ठीक ही कर, पर रोज़ स्कूल से कंप्लेंट आती है कि वो क्लास में बहुत बात करता है, वर्क पूरा नहीं करता, क्लास को डिस्टर्ब करता है। घर पर आराम से लिख लेता है पर स्कूल में नहीं लिखता। वो आईसीएसई बोर्ड में है तो मिशनरी स्कूल होने की वजह से टीचर भी कोई ध्यान नहीं देते। मैं कई बार पीटीएम में बोली भी उनको, वो बोलते हैं आप देखिए, वी विल डू आवर बेस्ट। और हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह है कि यहाँ के सबसे अच्छे स्कूल में है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प मी दी। देखो, पीटीएम में आपको ये बात तो रखनी पड़ेगी कि भाई घर की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर वो क्लास में बोल रहा है, शैतानी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो वो जिम्मेदारी मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी हूँ जो अपने बेटे के सिर पर घूम रही हूँ कि उसे वहाँ पे भी बोलती रहूँ, ऑर्केस्ट्रा उसके कान में मेरा बजता रहे कि लिख ले बेटा, लिख ले बेटा। वहाँ तो मैडम ही देखेंगी ना, तो वो चीज़ तो आप क्लियर करो कि भाई यहाँ का काम अगर वो नहीं कर रहा तो उसकी मैं कैसे बताऊँगी, वो तो मैम ही देखेंगी, उसको तो आप करो। जो एक आध लाइन कभी चलो छूट गई या कुछ है वो अलग बात है, लेकिन डेली ही नहीं कर रहा तो अब मैं थोड़ी आऊँगी क्लास में काम पूरा कराने या समझाने, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेदारी तो मैम की है। पीटीएम में एक तो ये बात स्ट्रिक्टली रखो। दूसरी चीज़ कि शैतान है या सुनता नहीं है, तो देखो हर बच्चा एक सा नहीं होता, कुछ बच्चे ज़्यादा शैतान होते हैं, कुछ नहीं होते, आप उसको समझा ही सकते हो। तीसरी, वो जो लिखता नहीं है तो वो वही है कि आप यहाँ पे सिर पे बैठी हुई हो उसके, वो कर लेता है। क्लास में एक एक बच्चे पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए वो वहाँ पे लापरवाही करता है। अब वो 5th में जाएगा तो आपको थोड़ा सा, एक तो स्ट्रिक्टली, मतलब आप भले देखो, मैं आपको बताऊँ, पीटीएम में भले मैम से गई हो कि मैं क्लास में की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है अगर शैतानी कर रहा है, ये बात भूल के भी अपने बेटे के सामने मत कहना। लेकिन आपको ये बात टीचर से कहनी है जब आपका बेटे नहीं हो उनके सामने तब।
लेकिन अपने बेटे को आपको यही बोलना है कि आइंदा अगर तेरी शिकायत आ गई क्लास से कि तू ध्यान नहीं देता ये वो, तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगी तुझसे। इस तरीके से उसको बताना है और उसको लगातार आपको ये कहते रहना है कि क्लास में डिसिप्लिन, बातों में ध्यान नहीं होना चाहिए, काम पूरा करके नहीं आए तो तुम्हें कुछ ना कुछ उसके लिए पनिशमेंट या कुछ और, कि ये वाला उसको जो पसंद नहीं है वो वाला काम कि वो करना पड़ेगा, या तुम्हारा फेवरेट खाना नहीं बना के दूंगी, नॉर्मल जो हम खाएंगे ना वही खाना पड़ेगा। तो उसको कुछ ना कुछ एक थ्रेट ऐसी अगर मिलती रहेगी कि हाँ मुझे वहाँ पर भी ध्यान देना है और क्लास में जो मैं कर रहा हूँ उसकी रिपोर्टिंग भी मम्मी के पास जा रही है, तो वो क्लास में डिसिप्लिन धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो आपको दोनों तरीके से प्ले करना है। बच्चे को मैसेज ये देना है कि भाई तेरी जिम्मेदारी है, तो चुप रहेगा, नहीं तो मैं ही देखूंगी वहाँ पे भी। और मैम को ये बोलना है कि भाई यहाँ मैं नहीं आऊँगी, वहाँ आप बिल्कुल भी अपनी वो मत लो कि हाँ मैं कोशिश करूँगी। आप ऑलरेडी कोशिश कर रहे हो, कितनी और कोशिश करोगे। तो क्लास में जिम्मेदारी मैम की है, आप उनको क्लियरली बोलो कि भाई यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं उसको बोल के ही तो भेज सकती हूँ बस। तो इस तरीके से अब आपके हस्बैंड जो है साइंटिस्ट है, नहीं मिलता होगा टाइम उनको, तो आप ही कर रहे हो और आप खुद एक टीचर हो, तो आपको पता है कि क्लास में एक शैतान बच्चे को मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो आपको दोनों तरफ काम करना पड़ेगा, मैम पर भी और अपने बेटे पर भी। हेलो दी, कैसे हैं आप? मैं एक वर्किंग मदर हूँ। मैं ठीक हूँ देविका। बेटा है एक 7 साल का और 2 क्लास में, सेकंड क्लास में पढ़ता है। हस्बैंड हेल्प नहीं करते, कभी कभी मेरी सैलरी में से कुछ मनी ले भी जाते हैं घर के खर्चों की वजह से। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उनको अपनी सैलरी देने का। घर ऑफिस और बच्चों को मैनेज कैसे करूँ समझ नहीं आता। प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप कितने आवर्स की नींद लेते हो और मॉर्निंग में जल्दी कैसे आप उठ जाते हो। तो देखो पैसे देने की बात का तो ऐसा है, जहाँ हस्बैंड कमा रहे होते हैं और पत्नियां हाउस वाइफ होती हैं, वो भी तो अपनी कमाई देते ही है ना। तो ये इतना बड़ा मुद्दा होना नहीं चाहिए। हस्बैंड भी खर्च कर रहे हैं तो घर पे ही कर रहे हैं। एक वो होता है कि भैया कमाई आपकी मेहनत की, ले जाके उड़ाया है शराब में या लापरवाही में खर्च किया है, या अपने घर वालों को खर्च कर दिए आपसे लेके, और फिर आपका कोई गुनाह एहसान भी नहीं है। वो चीज़ें हैं कि आप इरिटेट हो रहे हो कि मैं क्यों दूँ, ठीक है। लेकिन अब पति पत्नी हो, एक दूसरे का पैसा आपका ही है, तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरी है कि जी कैसे मैनेज करूं, तो लिव लाइफ इजी वाला पूरा चैनल ही इसी बारे में है कि कैसे मैनेज करें। उनको देखते रहो, धीरे धीरे हर एपिसोड में कुछ ना कुछ बात मिलती रहेगी। आराम से मैनेज करना, धीरे धीरे एक मोटिवेशन मिल जाएगा। अब जो नींद वाली बात है कि कितने घंटे की नींद लेते हो, तो मेरी देखो जो प्रॉपर नींद है ना वो 6.5 घंटे की होती है। लेकिन जब छुट्टी होती है तो मैं 8 घंटे भी सो जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो वो होती है छुट्टी में कि पूरा कर लें, जब लंबी छुट्टियां होती है तो वो यही होती है कि नींद पूरी कर लेते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा सोते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है वो 6.5 घंटे की नींद अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए इनफ है। उतने में मेरा काम चल जाता है आराम से, बाकी के टाइम में पूरा काम कर लेती हूँ। अब ये जल्दी आप कैसे उठ जाते हो, तो ये चीज़ देखो डियर, एक दिन में आती नहीं। मैं बहुत तगड़ी वाली स्लीपी पर्सन थी, मतलब मैं दिन के 12 घंटे भी सो सकती थी, और जरा सी मुझे दोपहर की नींद ना मिले तो मैं परेशान हो जाती थी, मैं उसमें की थी। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है, आप धीरे धीरे जब देखते हो कि अगर इससे ज़्यादा सोए तो फिर वो काम आपके सिर पे हावी होने लगेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली नींद खुलने लगती है। बस वही चीज़ है मेरे साथ भी। नेक्स्ट, हेलो दी, होप यू वेल एंड यू आर ग्रेट। मेरा क्वेश्चन है कल स्कूल में यही कि हम एक्स्ट्रा बोलने वाले लोगों से कैसे बात करें। वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा बोल रहे हो, आप क्रिस्प और शॉर्ट बोलो। दो, सास अगर कितना भी ननद पर खर्चा करने पर खुश ना हो, हमेशा सुनाती रहे तुम तो मेरी बेटी को पसंद नहीं करती, मुझे पता है वो फ़ोन पर मेरे बारे में ही बात करते हैं, लेकिन सामने दी इतना मीठा बोलती हैं कि चाहकर भी मैं उनसे नहीं कह पाती कि आप ऐसा ना करें। सवाल बहुत हैं बट प्लीज़ अभी इन दोनों का आंसर दीजिएगा। सास अगर कितना भी ननद पर खर्चा करने पर खुश ना हो, तो उनको खुश करने के लिए खर्चा करना ही बंद कर दो। जितना ओरिजिनल आपके मन से आपकी ननद के लिए करने का मन है उतना करो। उसमें सास खुश हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर, क्योंकि आपने उतना ही दिया जितना आप एक्चुअल में देना चाहती थी। माई सन वॉज मेंटली रिटार्डेड, 29 ईयर ओल्ड। मुझे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई। सिंगल पेरेंट हूँ, जॉब करना भी ज़रूरी है, केयर टेकर के भरोसे छोड़कर जॉब करती हूँ, बट केयर टेकर भी पर डे 500 रुपये लेते हैं। पता नहीं कब तक संघर्ष लिखा है, बट कभी कभी हार जाती हूँ। ऐसा होता है कि कोई रास्ता नहीं दिखता, कब तक ऐसे जीऊँगी, मेरा एज 52 है, कब तक मुझसे होगा ये सब, थक भी जाती हूँ। आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज़ मुझे बताओ।
देखो, आपका बेटा जिस कंडीशन में है, बेस्ट ऑप्शन है कि केयर टेकर आपने रखा हुआ है और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। दूसरी चीज़ जो आपकी दिक्कत है कि आप थक जाते हो, तो पति के जाने की वजह से आप मेंटली भी थक रहे हो, अकेले पड़ रहे हो कहीं न कहीं, है ना? तो वो भी एक दुःख है। साथ में बेटा है लेकिन वो नहीं है सही, उसकी भी एक प्रॉब्लम है। तो मेंटल परेशानियाँ आदमी को समय से पहले तोड़ देती हैं। तो अपने लिए एक तो ये चीज़ एडमिट कर लो कि हाँ, आपके साथ काफ़ी मुश्किल परिस्थितियाँ हैं। अब आपको करना क्या है? आपको ऐसे सोचना है कि आपको अब उनसे लड़ना है, ठीक है? अब आपकी एज 52 है। सबसे ज़्यादा आप अपनी सेहत पे ध्यान दो, अपने खाने-पीने का, अपनी एक्सरसाइज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखो, क्योंकि आपकी स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हो रही। आपका बेटा जब तक है या नहीं भी होगा, आपको अपना पालन-पोषण करने के लिए आपको जॉब करनी है, घर का सर्वाइवल, अपना काम भी करना है। तो उसके लिए सबसे जो आपके पास मजबूत चीज़ होगी, वो होगी आपका शरीर। तो आपको इस टाइम जो सबसे ज़्यादा करना है ना, वो मेडिटेशन और एक्सरसाइज और अच्छे खाने के साथ अपना बहुत अच्छा सा ध्यान रखना है। कभी कभी हल्का सा चेंज कर लीजिए अपने लुक में। कुल मिला के थोड़ा सा अपने को खुश करने के लिए भी कुछ एक काम करना शुरू कीजिए, ताकि सिर्फ काम 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 और जिम्मेदारी जो वाली फीलिंग है ना, जिससे आप थक रहे हो, टूट रहे हो, वो कम हो जाए। तो थोड़ा-थोड़ा ही सही, लेकिन जो ज़िंदगी से थोड़ा भी लाइट एक मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो, वो करो। और आपका बेटा है, तो आप, आई एम श्योर कि हर कोई उससे बात नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर पाती होंगी। उसके साथ जो टाइम मिल रहा है, आप उसके साथ शेयर करो, बातें करो उससे जितनी हो सकती हैं। उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, ले-दे के आप ही दोनों हो। तो देखो, इस प्रॉब्लम का कोई ये नहीं है कि आप ये करो और इससे निकल जाओ। जो है उसके साथ ही आपको अपना माइंड पॉजिटिव कैसे रखना है, उसके लिए थोड़ा अच्छा म्यूज़िक सुनो, भक्ति में ज़्यादा ध्यान लगाओ भगवान की, अपना मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, इस तरीके की चीज़ें करो, जिससे आप अंदर से अच्छा फ़ील करोगे और वापस आपकी लाइफ जैसी है, शायद रहेगी वैसी, लेकिन आपको अच्छी लगने लगेगी। आपको उसमें पॉजिटिव चीज़ें दिखने लगेंगी फिर, जब आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा। ये सेम तीसरा क्वेश्चन आया है कि मेरा बेटा 7th ईयर का है, 2nd क्लास में है, याद सब कर लेता है, लिखने में कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। सेम आंसर है। उसको टोकते रहो कि भैया वहाँ लिख के आए कर, बाकी टेंशन मत लो। जब वो याद कर लेता है, सुना लेता है, इसका मतलब उसने नॉलेज तो गेन कर लिया, ठीक है? तो काम आ जाएगा उसके। लेकिन छोटा है, लिखते लिखते ही लिखेगा अभी वो। आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय कोशिश करने के। पेशेंस रखो, बोलते रहो, अपने सामने लिखवा के दिखवाओ उससे। जब उसके टेस्ट की तैयारी करवाते हो ना, तो खाली सुनो मत, उसको पूरा प्रॉपर पेपर की तरह बना के दिया करो। उसमें वो लिख के दिखाए, जब उसको चेक करो तो एक उसकी हैबिट पड़ेगी लिखने की। और डेली में भी उससे एक आध राइटिंग वगैरह, या डेली का एक क्वेश्चन भी याद करवा रहे हो ना, जो भी उससे याद करवा रहे हो, वो उससे लिखवा के ही देखे करो। तो धीरे धीरे उसकी राइटिंग की जो स्किल है ना, वो इम्प्रूव हो जाएगी, फिर उसको जोर नहीं पड़ेगा लिखने में। कि प्लीज़ बताइएगा, मैं नॉन-वेज खाना पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड मना करते हैं, बोलते हैं उससे बदले कि और कोई चीज़ खा लो। तो बताओ, क्या नॉन-वेज खाना गलत है या सही? देखो, गलत सही में मैं जा नहीं रही, लेकिन जो नहीं खाता उसके लिए बहुत मुश्किल है उस आदमी के साथ एडजस्ट करना जो खाता हो। तो बस इतनी सी बात है। तो अगर वो कह रहे हैं कि इसकी बजाय कुछ और खा लो, तो आप ये कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो, घर से बाहर जाके खा सकते हो, उनके सामने मत खाओ, ये कर सकते हो। और धीरे-धीरे करके, मतलब उनके सामने वाली चीज़ वो अवॉइड कर दो, कि उनको भी थोड़ा समझाओ पॉइंट ऑफ व्यू कि भई आप नहीं खाते इसलिए आपको नहीं लग रहा, लेकिन मैं खाती हूँ, मुझे हुड़क है, तो महीने में 1 बार खा लो। इतना कर सकते हो आप। सही या गलत में तो मैं जा नहीं रही, दोनों ही तरीके के लोग होते हैं, सबकी अपनी-अपनी थिंकिंग है, उसमें कोई किसी को क्या ही कह सकता है। और ये चीज़ें अगर इतनी मैटर करती हैं, तो ये चीज़ शादी के टाइम पे डिस्कस कर ली जाती हैं अच्छे से, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें गुज़ारा करना मुश्किल होता है। तो उनको पहले से पता होगा कि आप नॉन-वेज खाती हो, तो तब उन्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए थी फिर ऐसे टाइम पे। हाँ जी, हेलो मैम, मेरे फादर इन लॉ बहुत इंटरफेयर करते हैं हर काम में। हस्बैंड फॉरेन है, 2 बच्चे हैं, अगर रूम में बच्चे थोड़ा-सा भी रोने लगें तो अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बच्चों को कपड़े पहना रही हूँ तो बच्चा रोने लगेगा, तो भी रूम में अंदर आ जाते हैं और बच्चों को उठा के ले जाते हैं। मैं बोलती हूँ कि रहने दो, तो मानते नहीं। डोर बंद हो फिर भी अंदर घुस आते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा किससे बात करूँ, सास को बोलूँ या पति को? सास तो हमेशा उनकी साइड लेती हैं, चाहे वो गलत हो, और पति की क्या ही कहूँ। मुझे उनसे बात करने में डर लगता है।
ऐसा लगता है कि मुझे ही गलत बना देंगे, क्योंकि वो हर बात से मेरी कमी पकड़ लेते हैं और मुझे गलत ठहरा देते हैं जब मैं उन्हें सब पता होता है। जबकि मैं बहुत परेशान हूँ, मन करता है कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ बच्चों को लेकर, बताएं क्या करूँ। हाँ, तो देखो, जो आप कपड़े बदल रही हो बच्चे के, मुझे लगता है कि आपको उस टाइम पे कमरे की कुंडी लगा लिया करो। कुंडी में कैसे आएंगे अंदर? और आप माँ हो, अंदर अगर बच्चा रो भी रहा है, आप कुछ कर रही हो इस वजह से रो रहा है, तो ऑब्वियसली इस बात पे कोई क्या ही कर लेगा कि भाई माँ है, अंदर क्या ही कर रही होगी अपने बच्चे के साथ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप जब ऐसा कुछ करो जिसमें आपको चाहिए कि आपके फादर इन लॉ इंटरफेयर ना करें, तो सिर्फ रूम बंद मत करो, कुंडी लगा लो बस। नेक्स्ट दी, वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अलग रहती हूँ दूसरी सिटी में, लेकिन मेरी जेठानी अच्छी बनने के चक्कर में मेरी बुराई करती है, सास ससुर से, सबसे, इवन मेरे हस्बैंड से, अपने पति से कह के। लेकिन मेरे पति मुझे बताते हैं कि ऐसा कहा उनके भाई साहब ने, लेकिन कुछ कहते नहीं। खुद कहेंगी कि तुम्हें लोग सिर पर बैठा के रखेंगे, इतना प्यार देंगे, लेकिन मेरे लिए जहर भाई घर में वही घोलती हैं। मैं नहीं जाती ससुराल तो खुद जाती हैं, तो अच्छा बनने के लिए जो काम 10 साल में नहीं किया वो करती हैं। मैं कैसे उसे इग्नोर करूं? इतना बुरा किया है कि मन से बात हटती ही नहीं। जब भी उसका नाम या बात आती है तो उसके कांड घूमने लगते हैं दिमाग में। कैसे निकालूं उसे मन से मैं अपने? और तो और पहले लगता था कि ये नहीं कहते कुछ, लेकिन कानों से सुना मेरी बुराई करते हुए घर में। और तो और मुझे भी सुनाते कि पटाटा ही नहीं तुम्हारा किसी से, क्योंकि मैं बात कम करती हूँ। अब अगर आपकी जिठानी ने इतनी पॉलिटिक्स लगा रखी है, काहे के लिए लगा रही है? कि सास ससुर उसके साथ रहें, तो रहने दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? बेचारी ने इतना गेम खेला, तो जो मिलनी चाहिए उसे गेम की ट्रॉफी मिलने दो। सास ससुर से साथ में रहना, उसको मजा आ रहा है, रहने दो। आप अलग रह रही हो, अपना एंजॉय करो, क्यों ही घुसना उस बीच में? बुराई कर रही है, कर लो, खूब करो। इस पे एक रील आती है कि अरे बहन तेरे बारे में कुछ बात पता चली, तो वो कहते हैं हाँ जो पता चला है बस यकीन कर ले वही सही है, और भी इसमें एक दो बातें जोड़नी हो तो जोड़ ले, मेरे पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाता है ना बंदे में, चाहे वो आदमी हो या औरत, आधी से ज़्यादा समस्याएं उसकी ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि अब उसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग क्या कह रहे हैं, उसको ये फ़र्क पड़ रहा है मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ। आप अलग रह रहे हो, आप जिठानी सास ससुर से आपकी बुराई कर रही है। आपके पति भी मान लो आपको कहने लगे कि तेरी किसी से पटती नहीं, कि हाँ भाई मैं ऐसी हूँ, मेरी गिने चुने लोगों से पटती है जिनको मेरा ट्रू सेल्फ समझ में आता है, हर किसी से मेरी नहीं पटती। क्या करें, सबका अपना अपना नेचर है, मेरा भी है, मैं बदल नहीं सकती। इतना कह के बात खत्म कर दो, क्यों ही घुसना है? मतलब मेरे को यही नहीं समझ में आता, हमारी बुराई कोई कर रहा है, हमें उनके मुंह से अपनी अच्छाई निकलवानी है। क्यों निकलवानी है? हम सबसे सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम है जो हमारा बेस्ट वर्जन है उसके अकॉर्डिंग काम करना, हर फील्ड में, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो जॉब में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी चीज़ में हो। जो हमारा बेस्ट है हम उसको दे सकते हैं। अब उसके बदले में रिवर्ट बैक क्या मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है ना? तो अगर हम उसमें करेंगे, जो चीज़ हमारे हाथ की है उस पे काम करते रहो, जो चीज़ हमारे हाथ की नहीं है उसे छोड़ दो। कोई बुराई कर रहा है, कर ले भाई, तू करके निपट। अब है मैम प्लीज़ एक क्वेश्चन का आंसर अर्जेंटली दे दो, हो सके तो दे देना, सारी वर्किंग रिलेटेड लेडी से रिलेटेड है। लिपस्टिक कलेक्शन और उसे स्कूल आवर्स में फ्रेश कैसे रखते हो, इस बात का बता दो। पता नहीं आप मुझे बताओगे या नहीं। देखो लिपस्टिक का कलेक्शन, अभी तक मेरी ज़्यादातर लिपस्टिक जो थी या तो लैक्मे की थी, अब मैंने मामाअर्थ की मंगाई है, और 2-3 तो मेरी लोकल मार्केट से ख़रीदी हुई हैं। जस्ट मैं हाथ पे या कलाई पे अप्लाई करके देखती हूँ, अगर मुझे उसका टेक्सचर समझ में आ गया तो मैं लगा लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांडेड ही होगी तो ही मैं लगाऊंगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वो रुकती कैसे है, जैसे अभी मेरी ये सुबह की स्कूल की लगी हुई है, तो ये अंदर का भी मैं खाना वाना सब खा चुकी, थोड़ी थोड़ी अंदर की हटी है, ये लगी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि कई लोग जब खाना खाते हैं तो वो पूरा ऐसे होंठों से चम्मच को या कोर को टच करके खाते हैं। थोड़ा सा अगर आप मुंह खोल के अंदर डाल लें उसे, चम्मच को दांतों से खाली कर लें, तो आपके लिप्स जो हैं वो अनटच बच जाते हैं, और इस तरीके से आपकी लिपस्टिक जो कम से कम वाले पैसों की भी अगर आपको लगाई हुई है आपने, तो वो रुक जाएगी। ये चीज़ मैंने देखी है।
या फिर आपको बहुत पसीना आता है, आपकी स्किन बहुत वो है, तो उसके लिए कई बार मेकअप हैक्स में बताते हैं कि थोड़ा सा पाउडर लेके डैब 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 कर लो, थोड़े से मैट हो जाते हैं, उसके बाद आप लगा लो। या फिर आप लिक्विड वाली लिपस्टिक लगा सकते हो अगर आपको वो सूट करे, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे लिक्विड वाली कभी भी मतलब समझ में आई नहीं। अगर एक आध बार मैंने ट्राई भी की ना कभी लेने के लिए गई या कुछ और, तो मुझे लगता है उससे मेरे होंठ ऐसे भिज से गए हैं, तो मैंने कभी ट्राई नहीं की। लेकिन उसमें भी क्रीमी मैट वगैरह आ रही है तो वो काम कर जाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि लिपस्टिक आपने कौन सी लगाई है, इससे ज़्यादा आप खाना खा रहे हो या चाय वगैरह पी रहे हो, उसमें आप कैसे अपने होंठों को उससे बर्तन से कितना टच कर रहे हो, उसकी वजह से लिपस्टिक ख़राब हो जाती है। और दूसरी चीज़, कई लिपस्टिक जो है वो महंगी आती हैं इसी वादे के साथ कि इतने घंटे का स्टे विस्टे, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैंने तो कभी करी नहीं वो ट्राई। अब आया जी अगला। हेलो दी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर में मनी प्रॉब्लम है। मेरे दो छोटे बच्चे 8 और 5 साल के हैं। मैं सोच रही हूँ कि कोई जॉब कर लूँ, पर बच्चों के बारे में सोचकर पीछे हट जाती हूँ। जॉब का टाइम 9 to 7 है या सेम, या ऐसे में बच्चे कैसे रहेंगे? घर से कोई काम नहीं मिल पा रहा, हस्बैंड की भी सेम टाइमिंग है। बच्चों को आप, या तो आप कोई, अगर आपकी सैलरी वहाँ पे अच्छी बन रही है तो आप फुल टाइम मेड दिन भर के लिए रख सकते हो, या फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है अगर कोई उस टाइम के लिए आ सकता है, या आप बच्चों को वहाँ छोड़ सकते हो, बराबर में कोई घर है या कुछ है, ठीक है ना। आप उसके लिए चाहे तो पेमेंट कर सकते हो। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी सासू माँ घर में रहती थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को, वो सामने जो उनके घर में रहते थे उनसे बहुत अटैच था, तो उनके यहाँ मतलब कह देती थी कि जब मैं नहीं होंगी इसका ध्यान रखना, और वो बदले में उनको कुछ पैसे महीने के जो हैं वो, हालांकि उनका डे केयर नहीं था लेकिन फिर भी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी भी अच्छी नहीं थी, तो वो अपना उनको थोड़े पैसे दे दिया करती थी। तो ये व्यवस्था थोड़ी बनानी पड़ेगी आपको कि कहाँ भरोसे की जगह ऐसी है जहाँ पे जब आप नहीं होंगी उतनी देर बच्चे रहेंगे, क्योंकि 9 to 7 है आपकी जॉब, उसमें बच्चे स्कूल भी तो जाएंगे। तो जब वो बच्चे स्कूल से आएंगे तब से लेके शाम के 7 बजे तक का है इशू कि कैसे करना है। तो उस टाइम के लिए आपको पहले बच्चों के लिए इंतजाम देखना पड़ेगा कि वो आप उनको कहीं छोड़ोगे किसी के यहाँ पे, या कोई घर पे आके उनका ध्यान रखेगा। प्लस जब आप बिल्कुल दोनों ही नहीं हो तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह सबसे पहले वो लगाना कि भाई अकेले जब बच्चे रहेंगे ताकि आप उन पे एक नज़र रख सको। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए वैसा डिसीजन है जो लेने में बहुत मुश्किल होएगा। लेकिन अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल रही है, जो अभी मिल रही है, हो सकता है कुछ सालों बाद ना मिले, तो आपको अगर वो अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उससे पहले प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी कि कैमरा वगैरह लगाओ और अच्छी कोई या तो डे केयर ढूंढो या ये सब चीज़ें, तब आपको बच्चों का हिसाब रखना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचोगी कि कैसे होएगा, बच्चे कैसे रहेंगे, तो फिर तो तैयार रहो, पूरी जीवन निकल जाएगा। बच्चे अकेले रहने लायक कभी भी नहीं लगते हमें, वो हमेशा ही हमें लगेगा कि अब कैसे छोड़ें। सच में वो छोटे ही रहते हैं, जब सिर पे जिम्मेदारी पड़ती है ना, कभी माँ बाप से अलग रहते हैं, जब भी उनको समझ में आता है कैसे करना है। तो ये चीज़ तो देखो आगे तक रहेगी, तो जो डिसीजन लेना है उसके सारे अप्स एंड डाउन सोच साच के उसका इंतजाम करो, उसके बाद नौकरी के लिए निकलो, फिर कर लोगे। अब है मैम, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ इनके दोस्त या इनके ऑफिस की किसी पार्टी में जाती हूँ तो मुझे ये अकेला चेयर पर बैठाकर अपने दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। इससे मुझे बड़ा कंफर्टेबल और इनकम्फर्टेबल लिखना चाह रही होंगी, ऑकवर्ड फील होता है, क्योंकि मैं तो वहाँ किसी को जानती नहीं, इसलिए अब मैं इनके साथ जाती नहीं। तभी कहते हैं कि तुम मेरे साथ कहीं जाती नहीं हो। मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा दोस्ती यारी में तो यही रहता है, मतलब मेरी ऑकवर्डनेस से उनको कोई मतलब नहीं, और कोई है भी नहीं जिसे मैं अपने साथ ले जाऊं, प्लीज़ हेल्प। देखो इसमें पॉजिटिव बात यह है कि आपके हस्बैंड आपको साथ लेके जा रहे हैं, वरना कंडीशन ये भी होती है कि ऑफिस पार्टी के नाम पे हस्बैंड घूमते फिर रहे हैं, आ ही नहीं रहे, घर में टाइम ही नहीं दे रहे। एटलीस्ट आप उनके साथ हो, पहली चीज़। दूसरी क्या है कि आप वहाँ पे किसी को जानते नहीं, बढ़िया से तैयार होके जाओ, कोई आपसे बात करे अच्छे से पेश आओ। अब वो अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गए, आप भी अपना फ़ोन में बिजी हो जाओ, बस। अब जैसे आपको वो ले जा रहे हैं तो उनके दोस्तों की पत्नियां क्यों नहीं आई, ये भी आप पूछ सकती हो। जिन दोस्तों से वो बात कर रहे हैं उन्हीं से पूछ लो कि अरे भाई साहब भाभी जी को नहीं लाए, मैं अकेली हूँ, मैं भी बात कर लेती। इस तरीके से आप एक आध बार तो बात कर ही सकते हो। और अगर इतनी बात करने में आपके पति को प्रॉब्लम होती है तो फिर आप सही हो, घर पे ही रहो कि भाई मेरे को किसी से बात ना करनी है ना करने देनी है,
तो मुझे लेके क्यों जा रहे हो, फिर आप घर में ही रहो, फिर क्या ही कर सकते हो, ये है। लेकिन आप वहाँ पर जाके अपना टाइम जो है, अगर आप अपने पति के हिसाब से सोचो तो टाइम काटने के तो 10 बहाने होते हैं। कहीं जाने की ज़रूरी थोड़ी है कोई हमसे बात करेगा तभी हमारा टाइम कटेगा। फ़ोन जिंदाबाद। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ये सब एक्चुअली अभी अभी के आए हुए हैं। हेलो दी, प्लीज़ शेयर योर ट्रिक्स एंड मैनेजमेंट वेज टू प्रिपेयर डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर क्लियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर 1 एंड मेजर पेपर। ओवरऑल व्हाट विल बी योर सजेशन और स्ट्रैटेजी फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब। देखो जी, इसका बेस्ट तरीका होता है जो संस्थाएं इन पेपर की तैयारी कराती हैं, आप उनमें कोचिंग ज्वाइन कर लो। ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, जब मैंने एक तैयारी खुद की, उसमें मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी, और एक तैयारी मैंने कोचिंग लगा के की, उसमें आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं कि इतने नंबर का ये आएगा, इतने नंबर का ये आएगा, इसकी तैयारी आपको ज़्यादा करनी है। जीके वगैरह भी मतलब वो अच्छे करा देते हैं, तो स्ट्रैटेजी आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कोचिंग सेंटर फीस लेते हैं, लेकिन उसकी वो स्ट्रैटेजी उनकी बनी रहती है। पिछले कई सालों के पेपर, उनका पैटर्न उनको इतने अच्छे से होता है, वो आप सेल्फ स्टडी में कभी कर ही नहीं सकते उस लेवल का। तो बेस्ट है, अगर आपका टारगेट है गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है, सिंपल एक उस परीक्षा की तैयारी करने वाला कोचिंग ज्वाइन करो, उसमें करो। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही है, उसमें आपको हेडेक कम रहती है। रोबोट की तरह वो सिंपल वो बताते जाएंगे, आप उन्हें याद करते जाओ, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है जी स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट जॉब के लिए। अपनी सेल्फ स्टडी से ज़्यादा जो पहले से इस चीज़ में लगे हुए हैं और उनको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से रटी हुई है, उनकी सलाह का फ़ायदा उठाओ और वहाँ जाके तैयारी करो। अब ये थे एपिसोड 30 के ढेरों सवालों के, जितनी मेरी समझ में आया उतने जवाब। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये चैनल पे जो भी बातें हो रही हैं वो सभी के लिए, कहना चाहिए, कभी ना कभी लाइफ में आमने सामने आती हैं सबके। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि औरों का भी थोड़ा सा एक वो बने, हमारा एक अच्छा सा सर्कल बन जाए, एक अच्छा सा हमारी यूट्यूब फैमिली क्रिएट हो जाए और ज़्यादा लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि किसी ने टाइप किया आपके पास उसका एक अच्छा जवाब है, आप उसको तुरंत तभी रिप्लाई कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरे पास वीडियो में आते आते लग जाता है टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे एपिसोड 31 के जवाबों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।